ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी फार्मा ब्यूरो की आयशा टैमी है। उन्होंने बताया कि मल्टी नेशनल कंपनीज जो है वो पूरे एक एसओपीज के साथ चलती हैं कि जिसके अंदर कीमत बढ़ाने का तयन कोई एक रात में नहीं हो जाता, बल्कि तमाम जो मार्केट के फैक्टर्स हैं उनको देखकर इजाफा किया जाता है। हमारे साथ पाकिस्तान में जो मकामी तौर पर दवाइयाँ तैयार होती हैं उसकी एक दवाया साज कंपनी के इंडस फार्मा के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद सईद साहब। उनसे हम ये भी पूछेंगे कि जो पीपीएमए के साबिक सदर भी हैं कि पाकिस्तान में जो मैकेनिज्म है ये किस हद तक फ़ाल है, दवाइयों की जो कंपनीज हैं उनकी मनमानी का मामला कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि एक सियासी मामला बन जाता है। हर दफ़ा एक सियासी डिस्कशन होना शुरू हो जाती है। अपोजिशन कहती है कि कीमतों में इजाफा ना किया जाए, जबकि जो मालिकान हैं दवाई बनाने वाली कंपनीज के वो कहते हैं कि इजाफा ना किया गया तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल सारी आपके सामने है, ये मामला हर दफ़ा सियासी क्यों बन जाता है? देखें, जब आप पूरे मुल्क की फजा ऐसी बन गई है कि हर टेक्निकल मामले को सियासी बना दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक साइंटिफिक इंडस्ट्री है। हमारे पास एक पॉलिसी मौजूद है जिसका नाम ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है। ये पॉलिसी काबीना से मंजूर शुदा है, वफाकी हुकूमत से मंजूर शुदा है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे बनाई गई है। बिल्कुल। इस पॉलिसी के अंदर प्राइस एडजस्टमेंट के 3 तरीके हैं, प्राइस मुतय्यन करने के 3 तरीके हैं। एक तो वो एनसीईज हैं जो बिल्कुल नए केमिकल हैं और वो दवाएं पहली दफा पाकिस्तान में आ रही हैं, तो उनकी कीमत के तयन का एक तरीक़ेकार मुकर्रर किया गया। और क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये एक सियासी डायलॉग रहा है कि हमारे यहाँ दवाएं पड़ोसी मुल्कों से ज्यादा हैं, लिहाजा इस पॉलिसी के अंदर ये चीज लिख दी गई है कि पाकिस्तान में कोई भी जो नई दवाई आएगी उसकी कीमत बांग्लादेश और भारत के अंदर जो कीमत उसकी तयन हो चुकी है उसका एवरेज होगी। यानी अगर किसी एक मुल्क में ज्यादा है तो वो भी नहीं होगी, बल्कि एवरेज कीमत जो है वो पाकिस्तान में मुकर्रर की जाएगी ताकि वो दरमियानी कीमत हो। दूसरा तरीका ये है कि जो अद्वियात पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं उनके बारे में एक सालाना एनुअल प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पॉलिसी के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब है कि सालाना तौर पर एक प्राइस एडजस्टमेंट होगी जो हर साल जुलाई के अंदर होगी और इस प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर इसको पैक किया गया है, अटैच किया गया है सीपीआई से। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान करता है जुलाई के अंदर कि इस साल इन्फ्लेशन कितना हुआ, और उसमें तयन ये किया गया है कि जो असेंशियल ड्रग्स हैं, जो असेंशियल ड्रग्स की एक लिस्ट होती है जो WHO के पैटर्न के ऊपर बनती है, उनके ऊपर सीपीआई का 70%। अब क्योंकि पिछले साल सीपीआई जो है वो 7% थी तो इन्फ्लेशन कम था पिछले साल, तो इसलिए 4.9%, 7 7 49, 4.9% जो है वो इंक्रीज हुई थी असेंशियल ड्रग्स के ऊपर। और जो अदर ड्रग्स हैं असेंशियल के अलावा उनके ऊपर अप टू सीपीआई होता है। इसका मतलब अगर सीपीआई 7 था तो 7% इजाफा वहां अलाउ किया गया। इस दफा अनफॉर्चुनेटली जो सीपीआई है, जो इन्फ्लेशन है, वो पिछले कई सालों से ज्यादा है। 10.74 इस वक्त सीपीआई हुकूमत पाकिस्तान ने खुद डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है कि जो असेंशियल अद्वियात हैं, अच्छा एक मैकेनिज्म में एक खूबी और ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जी 70% तो आप सीपीआई का ले सकते हैं, लेकिन अगर सीपीआई कभी 20 हो जाए तो आप 14 नहीं ले सकते। 7 के ऊपर कैपिंग है कि 7% से ऊपर मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकते, ले ही नहीं सकते। 7 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। तो पिछली जुलाई में 7% सीपीआई थी तो ये एडजस्टमेंट हुई थी। इस दफा क्योंकि सीपीआई 10.74 है तो असेंशियल ड्रग्स के ऊपर 7% का एडजस्टमेंट मिलेगा और अदर ड्रग्स के ऊपर 10% का मिलेगा, क्योंकि 10 भी कैप है। अदर ड्रग्स मैक्सिमम लिमिट जो है 7 और 10 है जी, चाहे इन्फ्लेशन कितना भी हो जाए। ठीक है। तो ये एक तयन शुदा तरीकेकार है जो प्राइस पॉलिसी के अंदर दर्ज है। अब हर साल इसको इशू बनाने का, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं है, ये एक हुकूमत पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड फिगर होती है सीपीआई की। फिर इसके अंदर एक अहम बात ये भी है कि फिर पूरे साल आपके पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है प्राइस को एडजस्टमेंट लेने का, ये एक दफा मिलेगी। अच्छा, अगर आप इसको दूसरी तरफ से ले आए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जितने मटेरियल्स हैं 90% वो इंपोर्ट होते हैं डॉलर में, और इसी तरीके से अगर आप पैकिंग मटेरियल देखें वो भी 90% इंपोर्ट होते हैं, और हमारी मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट भी सब डॉलर्स में इंपोर्ट होता है। अच्छा, डॉलर क्योंकि 8%
اس سال جو ہے 8.5% ڈالر کے اندر اپریسیشن ہوئی ہے، یعنی پچھلے سال جو ڈالر 155 کا تھا آج 168 پہ وہ پہنچا ہوا ہے. تو یہ آپ اس کو چاہے سی پی آئی سے پکڑیں، اس کو اٹیچ سی پی آئی سے کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈالر کی ڈیویلیوشن ہوتی ہے روپی کی، اس کا بھی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہاتھ ہے. اچھا زاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کیا حکومت کو خصوصی اختیار بھی ہے کہ آپ کی گزارش پر جب آپ سارا اپنا کچا چھٹا ان کے سامنے کھول کر رکھیں کہ جی ہمیں بچت نہیں ہے، انڈسٹریز بند ہو جائیں گی، تو حکومت کے پاس بھی کوئی اختیار ہے کہ وہ آپ کی پرائز بڑھانے کا کوئی ایسا آپ کو موقع دے؟ دیکھیں حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے باوجود جس طرح کے انہوں نے ابھی ایک پالیسی امینڈمنٹ کی ہے اس وقت، ابھی انہوں نے اسی مہینے میں کی ہے، اور اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ہمیں تحفظات ہے، لیکن حکومت کے پاس ہمیشہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی ایک یا کسی ڈرگز کی کیٹیگری کو وہ فریز کر دیں کسی بھی وجہ سے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایپیڈیمک ہے تو اس سے مخصوص جو دوائیں ہیں ان کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیونکہ اس وقت پینڈیمک ہے، اس وقت ایپیڈیمک ہے، فلاں 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 مخصوص جو 4 دوائیں ہیں ان کی ہم قیمت کو صد منجمد کر رہے ہیں اور اس وقت اس کو نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ ایک بالکل حکومت کے پاس ہمیشہ اختیار رہتا ہے، اور یہ ہر قانون میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہی نہیں ہے، دنیا کے ہر قانون میں یہ ہوتا ہے. اب لیکن کیونکہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا کہ یہ اس کو سیاسی بنا دیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس سے خرابی کیا ہوتی ہے. تو فروری 2019 میں ایک میٹنگ ہوئی پرائز ڈی پی سی کی، ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی، وہ پالیسی بورڈ میں گئی اور پھر کابینہ میں گئی. اس کے اندر تقریباً 400 وہ ادویات ہیں جو کینسر کی دوائیں ہیں، جو مہلک امراض کی دوائیں ہیں، اور وہ پاکستان میں آج سے پہلے موجود نہیں تھی، نیو مالیکیولز ہیں جن کو پاکستان میں انٹر ہونا ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا ہے اور ہر دفعہ حکومت کو امبیرسمنٹ کرائی جاتی ہے اس مسئلے میں، لہٰذا حکومت اس بات سے قاصر ہے. 2019 کی فروری میں جو نیو ڈرگز جن کی انٹری پاکستان میں ہو جانی چاہیے تھی، ہمارے مریضوں کو وہ نئی ادویات، جدید ادویات جو ملٹی نیشنلز نے اور نیشنلز نے مل کر انٹروڈیوس کرانی تھی، وہ آ جانی چاہیے تھی. وہ صرف قیمت کا تعین آج تک نہیں ہو سکا. 2019 کی فروری سے آپ آج گن لیں کہ 18 مہینے گزر چکے. اچھا زاہد صاحب ہمیں جو ہے وہ مقامی انڈسٹری ہماری پھل پھول نہیں پاتی، کیا دوائیوں کی پرائز اتنی کم ہے کہ لوگ یہاں پر دوائیوں کی مینوفیکچرنگ کی طرف آنا پسند نہیں کرتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اور بھی ایسی پالیسیز ہیں اور بھی ایسی فورسز ہیں کہ جو پاکستان میں اس انڈسٹری کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت محدود پیمانے پر پاکستان میں دوائیاں بنتی ہیں؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ شرمندگی کی بات ہے کہ جب کووڈ کے لیے ہمیں ریمڈیسیویر انجیکشن چاہیے تھا تو آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں وہ نہیں بنا، بنگلہ دیش سے ہم نے کیا، جہاں 1976 تک فارما انڈسٹری نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی تھی، انہوں نے پاکستان سے پہلے ریمڈیسیویر بنا لی. اب اس کے اندر ہمارے میں وہی کہوں گا کہ جو ہمارے پاکستان کی انوائرمنٹ بن چکی ہے اس وقت کہ کوئی بھی ایک جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ٹیکنوکریسی ہے جو ہماری ٹریپ کے اندر بیٹھی ہے ان کے پاس ہی اختیار ہو کہ وہ اپنے ثوابدیدی اختیار کو استعمال کریں اور اس کو استعمال کر کے چیزوں کو فاسٹ ٹریک کریں، کیونکہ ایک ایپیڈیمک پینڈیمک سچویشن ہے. ایف ڈی اے نے کر دیا، یہ یورپین ایجنسیز نے کر دیا، یہ انڈیا نے کر دیا، بنگلہ دیش نے کر دیا، لیکن ہمارے ہاں اس کی رجسٹریشن کے اندر 1.5 مہینہ تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے بے حد قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس ایپیڈیمک میں بھی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سسٹم کو بائی پاس کیا، فاسٹ ٹریک کیا، تو کل ہمیں کوئی ادارہ اٹھا کے لے جائے گا اور ہمارا احتساب ہوتا رہے گا. تو یہ ایک ایسی خوف کی فضا ہے جس کے اندر کوئی بھی بالکل جس کو کہتے ہیں نا ایک کھلے ذہن کے ساتھ کام کرنے کو آؤٹ آف دی باکس کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جی، جبکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ سارا کام آؤٹ آف دا باکس ہونا چاہیے تھا. اچھا زاہد صاحب ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں احتجاج بھی کیا، پریس کانفرنسز بھی ہوئی کہ ہندوستان سے مٹیریل منگوانے پہ پابندی لگی ہے، آپ کا مٹیریل کو پورٹ کے اوپر چھوڑا نہیں جا رہا، جس کے نتیجے میں انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً بند ہونے کے قریب ہے. وہ کیا صورتحال تھی، اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ اس پالیسی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، اصل میں ہم بالکل حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں اس معاملے کے اندر کہ ہمارا ہندوستان کے اوپر انحصار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے اس لیے کہ فارماسیوٹیکل اور دوائیاں جو ہیں وہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہیں. دوائی نہ ہو تو آپ ہتھیار سے بھی کچھ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں لڑ سکتے. تو اس وجہ سے ہمارا بالکل یہ اتفاق ہے حکومت کے ساتھ. لیکن
पिछले साल जो 2 हादसात हुए, पहला फरवरी में हुआ जबकि पाकिस्तान की सरहद को ट्रेसपास किया गया और पाकिस्तान ने बखूबी उसका जवाब दिया, और दूसरी दफा जब अगस्त 2019 के अंदर कश्मीर के अंदर भारत ने एक नाजायज रवैया इख्तियार किया, तो फौरी तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सारी ट्रेड बंद हो गई। अब फार्मास्यूटिकल का मामला ये है कि अगर हम चेंज भी करना चाहें अपने इंग्रेडिएंट्स को तो हमें कम से कम 8 से 9 महीने लगते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम दूसरे सोर्स से मटेरियल मंगवाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज करेंगे। कम से कम 6 महीने की स्टेबिलिटी स्टडीज अगर आपके पास दवाई की ना हो तो ये दुनिया का तरीका है कि आप उसको मार्केट नहीं कर सकते। तो 6 महीने की स्टेबिलिटी स्टडीज टेस्टिंग और उससे पहले मटेरियल के दूसरे सोर्स से डिटेक्ट होने का और आने का तरीकेकार, तो 9 महीने का वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनके साथ ये मामला नहीं है, वहाँ हुकूमत ने बंद किया, बंद हो गया, दूसरे सोर्स से शुरू हो गया। हमने उनको ये कहा कि अगर आप ये बंद करेंगे तो ये एसेंशियल मेडिसिन गायब हो जाएंगी, क्योंकि आज से पहले हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। तो हमारी और गवर्नमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि फिलवॉर इसको खोल दिया जाए और इसके ऊपर फौरी तौर पर काम किया जाए कि चाइना से या यूरोप से या दूसरी डेस्टिनेशन से हम फौरी तौर पर करें। तो जब हमने उसकी तरफ तवज्जो की और हम चाइना की तरफ गए, तो आप सोचे कि अगस्त के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, अभी हम 3-4 महीने में लॉजिस्टिक्स में थे कि मटेरियल्स चाइना से आए और उनके ऊपर स्टेबिलिटी शुरू हो, तो अल्लाह रहम करे जनवरी में चाइना लॉकडाउन में चला गया कोविड की वजह से। तो वो सारा का सारा हमारा जो वहाँ तवज्जो थी वो कोलैप्स हो गई। अब चाइना 4 महीने क्योंकि गया, हमें वापस भारत की तरफ भागना पड़ा उन मटेरियल्स के लिए। हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो वो अद्वियात इस क्राइसिस के अंदर अवेलेबल ना होती, और अगर वो अवेलेबल ना होती तब भी ब्लेम पूरा फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर आता और ये कहा जाता कि इन्होंने ऐन वक्त में जो है वो फॉर्म को अकेला छोड़ दिया और शॉर्टेज कर दी दवाइयों की और ब्लैक हो रही हैं दवाइयां। तो फिर हम इंडिया की तरफ दौड़े, हमने अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटी समझा कि कौम के पास दवाइयां अवेलेबल होनी चाहिए इस क्राइसिस के अंदर, ये ज्यादा जरूरी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ना कोई दवाई शॉर्ट हुई और ना कोई दवाई ऐसी थी जो ब्लैक हुई, दोनों। अच्छा जाहिद साहब, आपने शॉर्टेज की बात की, तो बहरान के दौर में हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा नाखुशगवार किस्म का एक तासुर एक आता है कि हमारे पास जो है दवाइयां, जब डेक्सोमेथासोन की बात आई तो वो शॉर्ट हो गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात आई वो शॉर्ट हो गई, उसके बाद जिस इंजेक्शन का तस्करा आता था, कोई एफडीए की रिसर्च या कोई दुनिया भर की रिसर्च आती थी कि ये फायदेमंद हो सकती है, हम देखते थे मार्केट से वो गायब हो जाती है। तो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज को आप नहीं समझते कि वो इतनी कमजोर है कि ब्लैक मार्केटिंग को रोक नहीं पाते, और बहरान के दौर में किरदार क्या होना चाहिए सबका? देखिए बात यह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो किसी जमाने में मलेरिया के लिए इजाद हुई थी। अब वो मलेरिया में इस्तेमाल ही नहीं होती, वो इस्तेमाल होती है आर्थराइटिस के अंदर, और उसका बड़ा महदूद इस्तेमाल है। दुनिया भर में शॉर्टेज हुई, पाकिस्तान कोई मखसूस जगह नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि तो बहुत बहुत महदूद तादाद में एक आध कंपनी बना रही थी, उसकी इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट ओवरनाइट पता चले कि 100 गुना बढ़ गई और हर तरफ से डिमांड आनी शुरू हो जाए, और अनफॉर्चुनेट हमारी कौम के अंदर ये जो पूरा इस पेंडेमिक में हमने सबक सीखा है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके और पाकिस्तान तक, आप देखेंगे किसी दवाई का नाम आपने अनाउंस कर दिया, अगले दिन, मेरा तो क्योंकि फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक है, हमारे सारे दोस्त कहना शुरू हो गए कि जी हमें इमरजेंसी के लिए 2 डब्बे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कहीं से हासिल करके दे दो, घर में रखो। अब अगर लोग घर में रखने के लिए 2-2 डब्बे खरीदना शुरू कर देंगे बिला जरूरत, तो आप यकीन करें आज शाम को आप चले जाएं और सारे लोग पेट्रोल पंप के ऊपर टंकी फुल कराने खड़े हो जाएं, 1 घंटे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल शॉर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो कैफियत होती है वो ये कि लोग पैनिक करते हैं और पैनिक बाइंग शुरू कर देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती। यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये तो इम्पोर्ट होना था। उसके बावजूद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हम घर पे रखना चाहते हैं, हालांकि ये तो घर पे रखा ही नहीं जा सकता, ये तो रिसर्च ड्रग है और सिर्फ ये पेशेंट रजिस्टर होने के बाद रिसर्च के लिए उसको कैलकुलेटेड अंदाज में इशू किया जा सकता है। तो एक पब्लिक पैनिक करती है, कुछ हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल है जिसका मैंने आपसे तस्करा किया कि लोग डरते हैं फैसले करते हुए, आउट ऑफ द बॉक्स पर फैसले नहीं करते, उन्हें पकड़ का खतरा रहता है, उनको ये अंदाजा होता है कि हमसे साइंटिफिक सवाल नहीं पूछा जाएगा बल्कि हमसे प्रोसीजरल मसले में उलझा के में पकड़ लिया जाएगा। तो ये सारे मसाइल हैं जो एक साथ हमें दरपेश होते हैं। चले, बहुत शुक्रिया जाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।